जीआईटी सिस्टम्स के फर्दर पार्ट्स को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है और हमारे पास है 4 गट के टॉपिक्स, ठीक है। 4 गट में आ जाता है कि सिलिक ट्रंक जो है, ठीक है। सिलिक ट्रंक जो है वो T12 से ब्रांचेस जो आ जाती है कि T12 के लेवल पे है और वेगस नर्व की यहाँ पर प्लेक्सस आ जाती हैं और अपर जीआई ट्रैक्ट से लेकर प्रॉक्सिमल ड्यूटेनम तक ये सप्लाई करते हैं। तो ये जो सिलिक ट्रंक है ये हमारा T12 के लेवल पे आ जाता है। और फिर उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना, ये भी इंटीरियर ब्रांच है ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। तो ये है L1 के लेवल पे, ठीक है। और ये सप्लाई करते हैं मिड गट को, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो L1 के लेवल पे राइज होते हैं और ये मिड गट को सप्लाई कर रहे होते हैं। मिड गट में ये हो जाता है कि जो डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम से लेकर और ट्रांसवर्स कॉलम के हाफ को सप्लाई करवा रहे होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सिलिक ट्रंक का यहाँ पर इंफीरियर जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो है वो किडनीज के ऊपर यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड्स होंगे तो उसी को सप्लाई करेंगे। और मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, ठीक है। मिडल सुप्रारीनल आर्टरी और सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी दोनों सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कि फर्स्ट नंबर ब्रांचेस और फर्स्ट नंबर ब्रांच भी यहाँ से राइज होंगे और इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज भी, ठीक है। साथ में रीनल आर्टरीज भी मजीद जब डिस्टेंडिंग जाएंगे तो साथ में रीनल आर्टरीज भी आ जाती हैं और ओवेरियन वेसल्स भी, ठीक है। तो ये सारी आ जाती हैं, ये लेटरल ब्रांचेस है और इंटीरियर ब्रांचेस में एक हाइट गट को सप्लाई करते हैं और है जो कि है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो हाइट गट को सप्लाई कर रही होती है। हाइट गट को जो है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम्स के डिस्टल पार्ट से लेकर एनल कैनाल को सप्लाई कर रहे होते हैं और एनल कैनाल के भी उस पार्ट को जो कि अबाउट द पेक्टिनियल लाइन है, अबाउट द पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। इन सबको सप्लाई कर रही होती हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास अब हम करते हैं कि जो कुछ जो है ना स्टमक के जो कुछ ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर है। अब जैसे होगा कि कुछ ग्लैंड्स जो है ना उनकी किसकी सिक्रीशंस जो है वो ज़्यादा होगी, किसकी सिक्रीशंस कम होगी, ठीक है। तो हम इसको याद करते हैं कि जब फूड जैसे ही इंटर होते हैं हमारे स्टमक में, फूड इंटर्स द स्टमक, ठीक है। वेगस नर्व जो कि टेन क्रेनियल नर्व है वो स्टिमुलेट होते हैं, हार्मोन्स ऑफ द स्टमक को स्टिमुलेट करवा देते हैं, ठीक है। और उसमें हार्मोन्स ऑफ द स्टमक को स्टिमुलेट करवाते हैं जो कि जी सेल्स ऑफ स्टमक गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे आपने याद करना है, जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन ऑल स्टिमुलेटरी होते हैं। गैस्ट्रिन जो है वो हर एक के लिए स्टिमुलेटरी है, ठीक है। अब ECF सेल्स जो है वो इंक्रीज करवाते हैं हिस्टामिन को, ये गैस्ट्रिन सेल जो है वो करवा देते हैं और ये हिस्टामिन जाके पाराइटल सेल पे ऐड करवाते हैं और ये हाइड्रोजन रिलीज करवाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर, हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर HCl जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है कि सोमेटोस्टेटिन को जो है ना वो याद करना है कि ये जो डी सेल्स हैं वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करवाते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं। अब इसमें क्या है कि सोमेटोस्टेटिन को स्टेटिन से याद करना है, सोमेटोस्टेसिस, ठीक है, कि उसकी स्टेसिस करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही फूड एग्जिट द स्टमक, अब फूड जो है वो स्टमक से बाहर निकल रहे हैं, एसिडिफाइड कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंटर हो रहा है। जब फूड एग्जिट होगा तो एसिडिफाइड कॉन्टेक्स्ट जो वो इंटर हो रहा है ड्यूडेनम में। अब जो है वो ड्यूडेनम में जब इंटर होगा तो आई सेल्स स्टिमुलेट होंगे जो कि है कि सीसीके कोलिसिस्टोकाइनेज और एस सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं जो कि सिक्रीटिन रिलीज करते हैं। अब जो है सीसीके का क्या काम है कि वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, गॉलब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करवाते हैं। गॉलब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन, कोलिसिस्टोकाइनेज, काइनेज का मतलब है काइनेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब काइनेटिक काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं जिसकी वजह से बाइल जो है वो इंक्रीज होगा, रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा बाइल रिलीज होगा और पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस ज़्यादा रिलीज होंगे तो क्या होगा, प्रो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि है अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, सॉरी। और गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी फॉर इंक्रीज ट्रांजिट टाइम, ठीक है। ट्रांजिट टाइम जो है वो आपका इंक्रीज होगा। अब जो है कोलिसिस्टोकाइनेज की ड्यूडेनम हमारे पास फिल हो चुका है, हमने अपना पेंक्रियास को मैसेज दे दिया, उसने एंजाइम्स रिलीज कर लिया, हमने सिक्रीशंस जो है वो स्टार्ट करवा लिए, गॉलब्लैडर से बाइल भी आ गए, तब यहाँ ड्यूडेनम पर जो है वो काम सारा शुरू हो गया। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग थोड़ी सी डिले करवा दो कुछ टाइम के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद एसएल जो हमने बताया था कि वो सिक्रेटिन रिलीज करवाते हैं, इंक्रीज सिक्रेटिन, और ये स्टिमुलेट करते हैं ऑन द पैंक्रियास एंड ड्यूडेनम, ठीक है। जो पैंक्रियास और ड्यूडेनम जो है वो एक्ट कर लेते हैं और इन टर्न दिस कॉज इंक्रीज बाइकार्बोनेट, और इंक्रीज बाइकार्बोनेट होगा जो स्टमक से एसिडिटी जितनी आ रही होती है उसको न्यूट्रलाइज करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जाके अल्सर वगैरह काज ना करें। अब जो है कि आपने कैसे याद करना है, सिक्रेटिन स्टमक एवरीथिंग इनहिबिटेड, ठीक है। स्टमक का जो हर चीज़ है उसको इनहिबिट करवा देगा। वो कैसे है कि स्टमक की सारी सिक्रेशंस इनहिबिट करवाएंगे, स्टमक के एम्पटिंग को डिक्रीज करवाएंगे, तो एवरीथिंग आपने इसको इस तरह याद करना है। सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन का काम है कि वो गैस्ट्रिन और स्टिमुलेटरी है, ये ऑल इनहिबिटरी। अब यहाँ हमारे पास जो है कोई पर्सन जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बताएंगे कि वो फास्टिंग स्टेट में, या तो उसने खाना नहीं खाई वो रोज़ा ही होगा। अभी जो है हमारे आने वाले मंथ रमजान में फास्टिंग स्टेट होती है पेशेंट्स की, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है नॉर्मल पर्सन की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टमक है वो इंक्रीज करते हैं ग्रेलिन रिलीज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मोटिलिन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोटिलिन इंक्रीज होगा। अब ये ग्रेलिन जो है ना वो जाके ग्रेलिन एल इसमें है ना, तो ये जाके लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस पे एक्ट कर लेते हैं और इंक्रीज करवाते हैं हंगर पैंस, ठीक है। तो पेशेंट वो पर्सन को जो हंगर स्टार्ट होंगे तो ग्रेलिन तो ये है कि उसको हंगर पैंस कुछ भी खाने का दिल करते हैं। और दूसरा ये कि साथ में पेरिस्टल्सिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एम्पटिंग भी साथ साथ हो रही है। अब इसका फायदा यही है कि वो जो सारा वॉश आउट हो जाएगा, कॉन्टेक्ट जो है वो सारा का सारा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास यहाँ तक जो स्टमक के सारे जो ग्लैंड्स वाला के सिक्रेटिन्स वाला के काम थे कि हमने कैसे कैसे किए थे वो सारा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्टमक की एनाटॉमी हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। स्टमक की जो एनाटॉमी है देखते हैं कि स्टमक के कुछ जो है हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर तो है हमारा जो हार्ट है ये इस तरह बना लेते हैं वैसे। इसमें यहाँ पर आ जाते हैं कि ये कार्डिया पार्ट है, हार्ट के करीब है, ठीक है। और फंडस पार्ट जो है ये है हमारा फंडस पार्ट है स्टमक का। और फिर उसके बाद यहाँ से कार्डिक पार्ट से लेकर यहाँ तक ये सारी हैं बॉडी ऑफ द स्टमक, ठीक है। फिर उसके बाद इस बॉडी ऑफ द स्टमक के नीचे नीचे जाके यहाँ पर ये एंट्रम स्टार्ट हो जाता है। ये पार्ट जो है वो एंट्रम ऑफ द स्टमक, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देती हूँ, कलर्स दे देती हूँ क्या कुछ तरह। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एंट्रम का जो पार्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पाइलोरस ऑफ द स्टमक, यो है। अब इसमें आ जाता है कि पाइलोरस ऑफ स्टमक जो हमने पाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह सारी पढ़ी थी वो तो हमारे हो गए यहाँ तक। फिर उसके बाद पीछे वीडियोस में हो गए, पिछले लेक्चर स्टार्ट से फर्स्ट लेक्चर चेक कर लेना ताकि फिर हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ अच्छे से सीक्वेंस में हो जाए। अब हिस्टोलॉजी जो है ना वो गैस्ट्रिक हिस्टोलॉजी में क्या था कि मैंने आपसे कहा था कि जो है स्टमक की जो लाइनिंग जो वॉल्स थे वो हमने इसको निमोनिक से याद किया था, SM के निमोनिक से याद किया था। उसमें आ जाता है कि उसको ना हमने याद किया SM और SM के निमोनिक से, ठीक है। अब जो मैंने कहा था कि सबसे आउटर लेयर है दैट इज सिरोजा, ठीक है। सबसे आउटर लेयर जो था मैंने बताया था कि वो जो है सिरोजा या एडवेंटिशिया, अगर वो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन नहीं है तो उसकी आउटर लेयर होगी वो एडवेंटिशिया से बनी होगी, अगर वो इंट्रापेरिटोनियल होगा तो वो सिरोजा से बनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सिरोजा जो है ना पेरिटोनिक लाइनिंग जो है ना वो ऐसे एपिथेलियम लाइनिंग होती है, ठीक है। तो एपिथेलियम लाइनिंग प्रोटेक्ट होती है। फिर उसके बाद मस्कुलरिस जो है मिकोजा होगा, ठीक है, मस्कुलरिस मिकोजा प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद है सब मिकोजा लेयर है। फिर उसके बाद मिकोजा लेयर के वापस वही लेमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियल लेयर, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस जो लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी तीनों लेयर्स हैं, लेकिन इसी लेयर्स की सरफेस एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया में जो है ना कुछ इस तरह के पिट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। यूं पिट्स बन रहे होते हैं और यही पिट्स जो है ना उसको हम कहते हैं, ये उसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, और इसी में है कि कुछ एपिथेलियम सेल्स जो है ना एपिथेलियल लाइन से ग्लैंडुलर सेल्स होंगे, ठीक है।
पेशेंट को है एक्यूट गेस्ट्राइटिस, ठीक है, पेशेंट को है एक्यूट गेस्ट्राइटिस। अब हमारे पास आ जाते हैं पेशेंट्स, ठीक है, उसमें आ जाता है कि जो एक्यूट गेस्ट्राइटिस में जो इरोजन हैं दैट इज काउज्ड बाय अल्सर्स होंगे, वो काउज होंगे, किस चीज़ से काउज होंगे, पेशेंट से एनसेड लिए होंगे। उसमें क्या होगा कि कोई जोड़ की दर्द की कंप्लेन होगी कि जॉइंट पेन्स होंगे और उसी जॉइंट पेन्स में जोड़ के दर्द में जो है उसके लिए उसने एनसेड्स बहुत ज़्यादा लेंगे। अब जो वो एनसेड्स लेते हैं तो एनसेड्स जो है ना वो क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो म्यूकोसा की प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो प्रोटेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सॉरी, उसमें क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज डिक्रीज हो जाएंगे और डिक्रीज इन गैस्ट्रिक म्यूकोसल प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉज है दैट इज बर्न कॉज, जिसको कहते हैं कर्लिंग अल्सर, ठीक है। ये जो बर्न कॉज और कर्लिंग अल्सर की वजह से बर्न्स में पेशेंट्स में हाइपोवोलीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसका फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोवोलीमिया होगा। हाइपोवोलीमिया होगा तो म्यूकोसल इस्कीमिया हो जाएगी, वहाँ की जो है ना टिश्यू की परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही होती है। तो इसको हमें कैसे याद करना है कि बर्न बाय अ कर्लिंग आयरन, दिस इज द कर्लिंग आयरन बालों को कर्ल करने के लिए तो उससे बर्न किया। दूसरी ये कि ब्रेन इंजरी की वजह से भी अल्सर हो जाता है, स्टमक अल्सर, दैट इज कॉल्ड कुशिंग अल्सर। अभी वो किस वजह से ब्रेन इंजरी होगी ना तो वो वेगल्स की स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, फ्लूइड्स और ब्लड की एक्स्ट्रावेशन की वजह से वो स्टिमुलेट करवाते हैं, वेगल ना होगा। एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन सिक्रीशंस। थिंक ऑलवेज के क्वेश्चन द ब्रेन के पीछे नीचे हमेशा हम कोई क्वेश्चन रख लेते हैं, फिर हम सोचते हैं तो यही है कि तो कुशिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, ब्रेन इंजरी में क्या हुई, वेगल स्टिमुलेशन, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन। अब एक्यूट ये तो होता है कि एक्यूट गेस्ट्राइटिस होगी, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री होगी, क्योंकि मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म हिस्ट्री होगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म हिस्ट्री। एक होगी क्रॉनिक अल्सर, ठीक है, गेस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस होता है उसमें लॉन्ग हिस्ट्री होती है, ठीक है, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री होगी। अब उसमें लॉन्ग हिस्ट्री में क्या आ जाते हैं कि जो क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस है उसके फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं लॉन्ग हिस्ट्री। एक है टाइप ए, सेकंड वन इज टाइप बी। तो टाइप बी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टाइप बी जो है वो कॉज करते हैं बाय द एच पाइलोरी की वजह से कॉज होते हैं, लेकिन जो टाइप ए है, ए से याद कर लेना कि ऑटो इम्यून कॉज है। इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी आपकी ऐसी अपनी इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ऐसी इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाती है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी अगेंस्ट सॉरी ऐसे डेवलप हो जाती है कि वो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टू द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप ऑन द पेरिफेरल सेल्स, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया के रिस्क ज़्यादा होंगे, रिस्क क्या कॉज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाते हैं कि फिर हमने कहा कि टाइप बी मोस्ट कॉमन टाइम पे जो एच पाइलोरी से की कॉज होते हैं, और लेकिन ये किस चीज़ की रिस्क इंक्रीज करवाते हैं, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज की, और वहाँ पर बी सेल्स लिम्फोमा के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि टू टाइप ऑफ सेल्स बी एंड टी सेल्स जो है ना ये टाइप के। अब टी सेल्स जो है वो टी लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, वो ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये बी सेल्स का जो लिम्फोमा होगा वो डेवलप होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स होंगे, तो आप इसकी बायोप्सी करेंगे तो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो ये लिम्फोसाइट्स की होगी, ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट्स जो है वो आपको बायोप्सी में मिलेंगे। अब इसको क्या था कि वो ऑफन इस कॉज में लो एसिड जो है वो जी सेल की स्टिमुलेशन करवाते हैं और हाइपरगेस्ट्रेमिया करवाते हैं, और ये मोस्टली बॉडी और फंडस के अंदर होती है, बॉडी और फंडस को अफेक्ट करते हैं, और इसमें दैट इज अफेक्टिंग द पाइलोरस एंड एंट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो बॉडी और फंडस जो ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, इससे ज़्यादा ये जो ऊपर वाला पार्ट था बॉडी और फंडस इसको कॉज करते हैं, यहाँ पर टाइप ए गेस्ट्राइटिस होगा, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट है उसमें टाइप बी गेस्ट्राइटिस को मैंने अब याद हो जाएगा इस तरह, ठीक है, पिक्चर्स को माइंड में रख लेना। अब इसमें क्या था कि पाइलोरी फॉर पाइलोरस, ठीक है, तो एच पाइलोरी इसलिए इसको कहा क्योंकि वो पाइलोरस में अल्सर कॉज करते हैं, यहाँ तक हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरिया। अब इसमें क्या है कि ट्रिपलेट ट्रेट्स है इसमें, ट्रिपलेट ट्रेट्स का मतलब क्या है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टेस्ट है वो इसमें पॉजिटिव है, कैटलिस पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यूरियस पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जो आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, यूरिया टेस्ट करवाओगे, ठीक है, कैटलिस टेस्ट करवाओगे तो वो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि वर्डेंस फैक्टर इसे कौन से कि किस वजह से ये अल्सर वगैरह क्यों कॉज करते हैं, कैसे कॉज कर लेते हैं। एक तो फैक्टर इसका है कि फ्लैचेला जो है ना उसकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं अपनी जगह तक पहुंचने के लिए जहाँ पर वो अल्सर वगैरह अपनी बीमारी वगैरह की कॉज करते हैं। यूरियस जो है ना एक इसका फैक्टर है कि टेस्ट के लिए भी हेल्प करते हैं, दूसरा ये कि फैक्टर डिजीज कॉज करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड में क्या हो जाता है कि एचसीएल की सिक्रीशन होती है, और यूरिया जो है ना वो इस एचसीएल के साथ एक्ट करवा के न्यूट्रलाइज करवा देते हैं, ठीक है, ये हमारा एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक जो है ना एक्सोटॉक्सिन ए वैक ए जो है और गैक ए एक्सोटेंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज होंगे, जो एक्सोटॉक्सिन होंगे वो गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी कॉज करेंगे, और एंडोटॉक्सिन होंगे वो गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करवा देते हैं। अब ट्रिपल थेरेपी इसमें देते हैं, वही इसमें सारी चीज़ें ट्रिपल, ठीक है। एक तो ये था कि ट्रेट्स तीनों ट्रिपल पॉजिटिव आ गए तो इसलिए हम इसको ट्रिपल कहेंगे। दूसरा ये कि इसमें ट्रिपल थेरेपी यूज करते हैं, प्लीज क्योर एब्डोमिनल मिसरी जो एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों में से एक दे देना, फ्लेचर की या तो गोली दे देना पीपीआई के साथ, ठीक है, और साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन, या तो इसके साथ एमोक्सिल की कोई दवाई गोली दे देना जो कि क्लेरिथ्रोमाइसिन और पीपीआई के साथ, ठीक है, तो ये ट्रिपल थेरेपी होंगे। हम इसमें को याद करते थे कैसे, या तो पीसीए और पीसीएम के निमोनिक से, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है गैस्ट्रिक कैंसर, मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज कर जाते हैं जीआईटी के सारे कैंसर जो है वो लिवर के बाद वही लिम्फ नोड्स में या तो पेरिटोनियम। आप पेरिटोनियम में कैसे डायरेक्टली सीडिंग से कॉज कर लेंगे और लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे, और देखो ना जीआईटी के सारे ब्लड फ्लो जो है ना वो वहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन में लिवर पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाते हैं तो लिवर में उसके मैक्स कॉज होंगे, ठीक है। तो दैट इज वर्चूज नॉट कॉज करेंगे, वर्चूज लिम्फ नोड्स बनेंगे। वर्चूज नोड्स कौन से होंगे, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स जो है वो मिलेंगे लार्ज। अब इसमें क्या है कि बहुत ही यूनिक से फीचर है कि क्लेविकल के ऊपर से कोई छोटा सा मैस आएगा और पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पर कोई मैस है मुझे फील हो रहा है, ठीक है, दाना टाइप का। अब वो निकला हुआ है तो आपने उसको जो है कि पाल्पेट करवाना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसके स्टमक को जरूर चेक करना। सेकंड है सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स जो है सबक्यूटेनियस पेरियम लाइक मैट्स होते हैं, ठीक है, पेरियम के पास ही आ जाते हैं। अच्छा एक है क्रोकबर्ग ट्यूमर्स ओवरी से रिलेटेड है, ठीक है, क्या है कि मैच जो है वो ओवरीज के पास जाए, वहाँ पर क्या होगा म्यूसिन की सिक्रीशन इंक्रीज करवा देते हैं। कैंसर के वही बी टाइप्स जो है वो बी सिम्टम्स जो है ना टीबी लाइक जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे होंगे, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन, नेग्रिकन्स, काली सिगरेट लोग ज़्यादा कहते हैं कि गंदी है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये स्टमक कैंसर पेशेंट्स में ये कॉमन है, लेसर ट्रायलिट साइन और अर्ली स्टाइटिस स्टमक की बहुत ज़्यादा जल्दी भूखी खत्म होना हर टाइम कहते हैं कि भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद जाते हैं कि हमारे इसके जो कैंसर के टाइप्स है वो दो टाइप्स के हैं, एक है डिफ्यूज टाइप, सेकंड वन इज द इंटेस्टाइनल टाइप, ठीक है। जो डिफ्यूज टाइप हो गई वो क्या है कि एडिशंस मॉलिक्यूल्स जो है ना उनके बीच में एडिशंस खत्म हो जाती है, और वो एडिशन मॉलिक्यूल कौन सी है वो एक हेटेरिन, ठीक है, एक हेटेरिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि स्टमक जो है वो एक प्लास्टिक पाइप थिक पाइप से लेनेटिस प्लास्टिक की तरह स्टमक वॉल थिक हो जाता है। अब इसमें क्या है कि नॉट एसोसिएटेड विद, अब इसमें क्या है कि वो है कि रिस्क फैक्टर्स, और आपने किस चीज़ के लिए लुकआउट करना है। रिस्क फैक्टर्स दोनों के सेम उसी तरह के होंगे, ठीक है। सिग्नेट रिंग सेल्स ऑन हिस्टोलॉजी में ये है रिंग सेल्स, जो सिग्नेट रिंग सेल्स देखो ये वाली जो रिंग है टाइप है, ठीक है,
ये जो रिंग आपको नजर आ रही है इस तरह की रिंग बन जाती है। वो कैसे, ये है हमारे पास एक खूबसूरत सी रिंग, ठीक है। अ मोर एग्रेसिव टाइप ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर इज डिफ्यूज टाइप। देखो डिफ्यूज नाम से थोड़ा सा याद कर लेना, कहीं ना कहीं जाके पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हिस्टोलॉजी में आपने चेक करना है कि बायोप्सी करवा लो, स्टमक की एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करवा लो, तो उस बायोप्सी में आपको रिंग सेल्स मिल जाएंगे। और इंटेस्टाइनल टाइप में क्या होगा कि पेशेंट को क्या होगा, एडिशंस मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट तो होंगे, ट्यूमर सेल्स जो है वो इसलिए ग्लैंडुलर फॉर्मेशन करवाते हैं, एक जगह पे जाके कलेक्ट होकर एक ग्लैंड्स बना लेते हैं जो सिक्रीशंस प्रॉपर कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि आपने देखना है कि एंडोस्कोपी में लार्ज इरेगुलर अल्सर होगा ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। रिस्क फैक्टर वही होगा जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कैन फूड्स चाइना में ज़्यादा कॉमन है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस कभी जो डेवलप हो जाती है, जो मैंने बताया था टाइप ए गैस्ट्राइटिस है, स्मोकिंग सिगरेट पीने वाले हजरात, अल्कोहल शराब पीने वाले हजरात, और एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी, ठीक है, स्टमक अल्सर का जो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। वो सारे ये सारे रिस्क फैक्टर हैं विद द डिफ्यूज टाइप और इंटेस्टाइनल टाइप कैंसर दोनों को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हम करते हैं डायफ्रेगमेटिक हार्निया और जीआई की फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो है वो इंटर हो जाते हैं इनटू द थोरैक्स, ठीक है, इसको कहते हैं डायफ्रेगमेटिक हार्निया। डायफ्राम में कोई कमजोरी आ गई, डायफ्राम के वॉल जो है वो थिन हो गए, जिसकी वजह से डायफ्राम जो पीठ का कॉन्टैक्ट है वो सारा चला गया चेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं कि कुछ हो जाते हैं कि बच्चों में कॉमन, बच्चों में जो है, ठीक है, बच्चों में नजर आ जाए तो वो है कॉन्जेनिटल टाइप, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो गया। उसमें क्या होगा, जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, ये है हमारा जो है लंग्स, ठीक है, और यहाँ पर होगी पेरिटोनियम, फिर उसके वो डायफ्राम सॉरी, और यहाँ पर इसको नीचे जो है ना प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो पेरिटोनियम है, ठीक है, जो कि ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्वेचर सारा बनाते हैं। अब जो है इन दोनों के बीच में यहाँ की जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वहाँ पर डिफेक्ट आ गया, वहाँ पर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। अब उस डिफेक्ट ने क्या किया है कि यहाँ पर डिफेक्ट आ गया तो स्टमक कॉन्टेक्ट जाके इसको पुश कर देगा, लंग्स को और ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। इस तरह जो है ना ये हमारे पास है कि लेफ्ट साइड हर्निएशन होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड हर्निएशन। राइट हेमी डायफ्राम जो है, देखो यार अगर कोई किसी यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होगी तो डायफ्राम जब ऊपर जाते हैं तो पूरा का पूरा डायफ्राम ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि हेमी डायफ्राम हाफ डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो दूसरा डायफ्राम सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट हेमी डायफ्राम प्रोटेक्टेड हुआ है बाय द लिवर, राइट साइड का जो डायफ्राम है वो लिवर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो एक साइड का सॉरी एक साइड का ही हमारे पास आ जाते हैं कि राइट साइड यहाँ पर हमारे पास लिवर प्रेजेंट है तो उसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो लेफ्ट हेमी डायफ्राम लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। अब एक साइड का ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर लंग्स पे प्रेशर डाला हुआ इसने डाला है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि बाउल लूप्स को देखो, ये बाउल लूप्स नजर आ रहे हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर ये जो ईयर लेवल इस तरह के नजर आ रहे हैं, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ तो नजर आए। ये आ गया हमारे पास, ये जो बाउल लूप्स है हमारे पास डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्लूइड लेवल्स। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है एडल्ट्स में जो कि बड़ों में आपसे डेवलप हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि एक है कोई स्लाइडिंग हर्निया। अब स्लाइडिंग हर्निया जो है ना हर क्लास, ये वाली क्लास तो याद है ना, कभी कभी एमपीटी प्रिपरेशन के टाइम हम सामने टेबल को किसी ने रखा होगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को देखने के लिए कितनी जल्दी हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। दिस हॉल ग्लास लुक फॉर हार्ड ग्लास अपीयरेंस, तो ये जो है ना सॉरी हार्ड ग्लास जो है ना उसके अपीयरेंस के लिए इसमें अननेटेड कार्डिया जो है ना वो हर्निएट हो रहा है, स्लाइड होकर ऊपर जा रहा है, स्लिप होकर ऊपर जा रहा है। और एक है कार्डिया नहीं फंडस जाके यूं जाके फ्री चला जाता है, ठीक है, तो दैट इज पेरा ओसोफेजियल हर्निया। यहाँ पर क्या है, ओसोफेगस ऊपर की तरफ कार्डिया भी साथ में फॉलो हो रही है, ठीक है, ओसोफेगस ऊपर चला गया साथ में कार्डिया भी आ रही है। इसमें क्या है कि ओसोफेगस तो अपनी जगह है यही पर है सही, लेकिन जो पेराकार्डिया फंडस जो है ना वो एसोफेगस के साइड पे पेराओसोफेजियल हर्निया बना रहे हैं। जो स्लाइडिंग हर्निया है दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है सॉरी क्या है इसमें जी जंक्शन गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, कार्डिया की हाइटिस हो रही है, और इसमें क्या हो जाता है पेशेंट कंप्लेन करते हैं गट लाइक सिम्टम्स, ठीक है, उसमें आ जाते हैं ब्लॉटिंग टाइम, बर्निंग सेंसेशन के हार्ट बर्न्स वाला सेंसेशन फील होती है, वॉमिटिंग और हेलिटोसिस, मुंह से बदबू आना, ठीक है, तो इससे सिम्टम्स होंगे। इसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो अपनी जगह पर ही होंगे, इसी तरह अपनी जगह पर ये प्रेजेंट है, कोई कुछ नहीं है उसको, ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिला। सॉरी इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो हमारा यहीं पर अपनी जगह पर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो फंडस है वो थोड़ा सा यूं साइड से कुछ जगह मिली और निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो गैस्ट्रिक फंडस जो है वो थोड़े में जा रहे हैं अबाउट 10 से। नेक्स्ट है हमारे पास जीआई की, मैंने कहा था कि फार्माकोलॉजी हम याद कर लेते हैं, जैसे कि हमने किया था कि कुछ मेडिसिन वगैरह दिए थे। अब इसमें क्या है प्रोटॉन कॉम्बिनेटर्स भी है, प्रेजोल्स के नाम से आ जाते हैं, स्मोप्रोजोल्स ज्यादा यूज किए होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ब्लॉक करते हैं गैस्ट्रिन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस को प्रिवेंट करवा देते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल एक्शन है, ठीक है, इरिवर्सिबल एक्शन सुबह नाश्ते से पहले ले लेना ये, ठीक है, ये मेडिसिन ये किसी के लिए यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गट के लिए, बैरिस सुगर, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और हाई पाइलोरी। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है सॉरी उसको मैं शायद भूल गई, पर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में जो है ना उसमें योगी के ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एचसीएल, ठीक है। एलिसन सिंड्रोम जो है वो गैस्ट्रोनीमा होता है, गैस्ट्रोनीमा कहीं पर डेवलप होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे, जब गैस्ट्रिन रिलीज होंगे ये एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो जो कि गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज करेंगे और वो स्टिमुलेट करेंगे प्राइटिस को, प्राइटिस एचसीएल ज्यादा हाइपरसेक्रेशन कराएंगे और इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। और इसमें आ जाता है कि बियॉन्ड डिजिटल बल्ब से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, ठीक है, नीचे के नीचे जो है वहाँ पर कॉज करवाते हैं, अल्सर फॉर्मेशन करवा लेते हैं। अब इसमें है कि नेक्स्ट जो है ना कि ये साइड इफेक्ट्स की क्या है, ठीक है। इसमें आ गया कि आपने साइड टेक पीपीआई व्हेन यू गो टू केएफसी में जब आपने ये वाला गोश्त खाना है तो उससे पहले आप सुबह के टाइम पीपीआई लेना, तो इस केएफसी से हम याद कर लेते हैं कि किडनी स्टोन्स, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वगैरह स्टार्ट कॉज करते हैं, फ्रैक्चर करवाते हैं, डिक्रीज कैल्शियम करवाते हैं और क्लोस्ट्रीडियम डायफिसिलिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम डायफिसिलिक इन्फेक्शन जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लेने से भी ज्यादा कॉज हो जाती है और इस पीपीआई को भी ज्यादा यूज करने से कॉज हो जाती है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम डायफिसिलिक इन्फेक्शंस साथ में किडनी इन्फेक्शंस नेफ्राइटिस और फ्रैक्चर्स डिक्रीज कैल्शियम की वजह से होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी केएफसी के इफेक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हिस्टाडीन्स, ठीक है, तो ये होगा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हिस्टामिन ब्लॉक्स द हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स को हमने कहा हिस्टामिन जो है आगे जाके HCl रिलीज करवाते हैं, तो पेप्टिक अल्सर गैस्ट्राइटिस और गट में यूज कर लेना, ठीक है। सिमेटिडीन सी से याद करना, साइटोक्रोम 450 इनहिबिटर्स हैं तो इसके बाकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स भी दे देते हैं। दूसरा ये कि इसका सेडेटिव इफेक्ट भी है क्योंकि ये ब्लड क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर वहाँ पर भी हिस्टामिन को इनहिबिट करवा देता है, तो ये सेडेटिव भी है। तो पेशेंट्स इसको जब लेंगे ना तो रात के टाइम अगर लेंगे तो नींद आएगी, सुबह के टाइम तो पूरे दिन सोते ही रहेंगे। डी जो है एट द टेबल फॉर 2 डी से डाई 2 सैमिटिडीन सी, ठीक है। तो हम इस तरह याद के साइटोक्रोम 450 इनहिबिटर कॉलिनर्जिक इफेक्ट भी है इसका और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करते हैं। न्यूट्रलाइज सॉरी जो एंटीसिड्स होते हैं ना वो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, किसी ग्लैंड पे जाके नहीं करता बल्कि अपना एक प्रोटेक्टिव सा लेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या जाते हैं कौन-कौन से न्यूट्रलाइज्ड एंटीसिड्स हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। सॉरी मैं इसको पहले नहीं कर दूं, मैंने जो करना किया हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ये तीनों हैं हमारे पास। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। एल्यूमिनियम मिनिमम अमाउंट ऑफ फीसेस या तो से याद करते हैं कि जब फीसेस पास करते हैं कॉन्स्टिपेशन सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और दूसरा ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट तो है वो हाइपर, देखो कैल्शियम ही नाम में है तो कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया का साइड इफेक्ट है कैल्शियम चैलेट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। उसमें आ जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करते हैं, तो मैग्नीशियम मस्ट गो टू बाथरूम, जल्दी बाथरूम चले जाना सीवियर डायरिया में, ठीक है। तो इसे याद कर लेना।
एक है बिस्मिथ सुक्रेल्फेट, ठीक है। सुक्रेल्स जो है ना वो क्या करते हैं, अल्सर जो वहाँ पर बने होते हैं उसके बेस से बाइंड कर जाते हैं, रीस्टैब्लिश द पीएच, क्या करते हैं कि बाय HCO3 के जरिए उसको न्यूट्रल करवा देते हैं कि वो जो एसिड आपने लिया उसको न्यूट्रल करवाएंगे। ये भी जहाँ पर अल्सर बन चुका है उसी के लिए है, एच पाइलोरी ट्रिपलेट थेरेपी में भी यूज़ करते हैं और ट्रेवलर्स डायरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। सुक्रेल्फेट रिक्वायर्स है, उनको रेसिडिक एनवायरमेंट की जरूरत होती है, तो कभी भी उसको पीपीआई या H2 ब्लॉकर्स के साथ नहीं लेना कि आप ये समझोगे कि मैं सुक्रेल्फेट भी ले लूँगी, एस्मोप्रेज़ोल भी ले लूँगी तो मेरा स्टमक तो है जो कि 2 दिन में ठीक होना था, 1 दिन में ठीक होगा, कोई नहीं ठीक होने वाला, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। खराब तो नहीं होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो बिस्मिथ बाइंड्स अल्सर बेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मेसोप्रेस्टोल, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, मैंने कहा था ना जब जोड़ों के लड़के जिसमें एसिड ज़्यादा होंगे तो इसको एसिड इंड्यूस्ड अल्सर कॉज होगा, तो उस अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आप यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है कि चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फीमेल्स जो ले रही होती हैं, क्यों? क्योंकि ये मिसकैरेज कॉज करवाते हैं और इसको अबॉर्शंस के लिए लोग यूज़ करते हैं। मेसोप्रेस्टोल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लेते हैं अबॉर्शंस के लिए। ऑन्डा जो है, ऑन्डानसेट्रॉन जो है 5-हाइड्रोक्सीट्रोफेन 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया और वॉमिटिंग में हेल्प वो ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो है वो क्यू प्रोलंगेशन भी है। दूसरा ये कि सेरोटोनिन सिंड्रोम भी है, ठीक है, क्योंकि ये 5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम बी अवेयर ऑफ द ऑस विद ऑन्डा, ठीक है। और कौन कौन से क्यूटी प्रोलंगेशन करवाना है, आप क्यूटी प्रोलंगेशन को हमें याद करना है तो क्यूटी प्रोलंगेशन के और भी ज़्यादा कॉजेज हैं, ठीक है, तो वो हमने याद किए थे ABCDEF, इग्नोमाई। खूबसूरत सीबीसी राइटिंग ए से है कि मतलब हमने एंटी एरिथमिक्स ड्रग्स, ठीक है, एंटी एरिथमिक जो है जिसके क्विनिडीन्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, प्रोकेनामाइड्स वगैरह, तो वो क्यूटी प्रोलंगेशन करवाते हैं। बी से है बायोटिक्स एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि मैक्रोलाइड्स एरिथ्रोमाइसिन वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो उसे क्यूटी में। सी से है साइकोटिक ड्रग्स, साइकोटिक थोड़ी सी स्पेलिंग को योग है साइकोटिक्स, ठीक है, साइकोटिक्स एंटीसाइकोटिक्स हैलोपेरिडल जैसे ड्रग्स वगैरह जो है ना वो। और है डी से है एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन होती है, ठीक है, तो क्यूटी प्रोलंगेशन। और उसमें आ जाते हैं SSRI और TCM। ई से है एमेटिक्स, एमेटिक्स में ये जिसके अभी हमने एक कर लिया था रिसेंटली, ऑन्डासेट्रॉन और मेटाक्लोप्रोमाइड्स, ठीक है। और इससे आ जाते हैं एफ से आ जाता है फंगल्स, ठीक है, एंटी फंगल, नोट फंगल जो एंटी फंगल हम यूज़ करते हैं जैसे कि एजोल, सारे ड्रग्स एजोल, फ्लूकेनाजोल्स, ठीक है, दीस कॉजेज द क्यूटी प्रोलंगेशंस, तो ये क्यूटी प्रोलंगेशंस कॉज करते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम ऑन्डा वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मेटाक्लोप्रोमाइड, वो भी एंटी एमेटिक्स ही है, तो इसको एंटीमेटिक्स का इफेक्ट्स भी होता है, तो इसलिए नोजिया वोमिटिंग, वो भी डायबिटिक पेशेंट में गैस्ट्रोपेरेसिस में डोपामाइन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स के सिम्टम्स। एम से याद करना है कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स को याद करना है, ठीक है, कि पेशेंट को अगर इसका सिस्टम पैरालाइज हो गैस्ट्रोपेरेसिस डायबिटिक पेशेंट में हो जाता है तो उन पेशेंट्स में ये ट्रीट करवाने के लिए है कि उसकी मूवमेंट्स को ट्रीट करवाने के लिए नाउजिया वोमिटिंग हो जाता है। बाकी जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं।